दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं स्टार्टअप लेजी लैड के बारे में, जो कि एक ग्रोसरी का स्टार्टअप था। मतलब आपके नीड से रिलेटेड जितनी भी चीजें होती हैं, चाहे आपके घर का ग्रोसरी हो, वेजिटेबल्स हो, फ्लावर्स हो, ये सारे कुछ ये आपके घर पे आके होम डिलीवरी कर रहे थे। इनको काफी बड़ी फंडिंग भी मिल गई थी, मतलब इनको इंडिया में भी अच्छी फंडिंग मिल गई थी, इनको जापान तक से फंडिंग मिल गई थी। इनके फाउंडर्स तीनों आईआईटी से थे, बट फिर भी स्टार्टअप ये नहीं चल पाया और ये स्टार्टअप फेल हो गया। तो इस वीडियो में आज हम जानेंगे लेजी लैड के पूरे स्टार्टअप के पूरे जर्नी के बारे में और क्यों ये स्टार्टअप बंद हो गया। बाद में इन्होंने अपने आप को B2C से पूरा B2B में भी चेंज कर लिया। तो वो सब कुछ हम इसमें जानेंगे आज इस वीडियो में। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक, आप देख रहे हैं डिजिटल ऑट। तो दोस्तों अभी तक हमने बहुत सारे स्टार्टअप्स के बारे में बात किया जो कुछ टाइम अच्छा चले फिर वो फेल हो गए। लेकिन आज हम जिस स्टार्टअप के बारे में बात करने जा रहे हैं उसका नाम है लेजी लैड और इसके 3 फाउंडर्स थे। ये स्टार्टअप को जापान तक से फंडिंग मिली थी, फिर भी ये स्टार्टअप नहीं चला। तो इसको शुरू से हम समझने की कोशिश करते हैं। तो इसके 3 फाउंडर थे लेजी लैड स्टार्टअप के, सौरभ सिंगला, परेश गोयल और अजय सेठी। दोस्तों इनका स्टार्टअप का पूरा पर्पस था कि आपके रेगुलर जो डेली नीड की चीजें हैं, जैसे कि आपको डेली का ग्रोसरी चाहिए होता है, आपको डेली का वेजिटेबल्स और फ्रूट चाहिए होता है, फ्लावर्स चाहिए होते हैं, आपके घर के स्टेशनरी आइटम्स जो भी चाहिए होता है, आपको डेली का जो मीट चाहिए होता है, सी फूड चाहिए होता है, ये सारा कुछ आपके घर के डोर स्टेप पे ये 90 मिनट्स के अंदर ये डिलीवरी कर रहे थे। स्टार्टअप ये गुड़गांव में चालू हुआ था साल 2015 अप्रैल में। दोस्तों स्टार्टअप शुरू करने के कुछ ही टाइम के अंदर इनको काफी अच्छी ग्रोथ मिलने लगी। ये मंथ बाय मंथ करीब 400% के ग्रोथ से ये बढ़ने लगे। उसके बाद इनको बहुत जल्दी ग्रीन हाउस वेंचर से करीब $1 लाख की फंडिंग मिल गई। अब ये स्टार्टिंग से इन्होंने 5-7 सिटीज में इन्होंने ऑपरेट करना चालू कर दिया। दोस्तों ये स्टार्टिंग से ही गुड़गांव, सिरसा, पंचकुला और उसके बाद रुड़की हो गया, जीरकपुर हो गया, ये सब जगहों से ये अपनी सेलिंग शुरू कर चुके थे और इनको स्टार्टिंग से ही 300 से 500 ऑर्डर आने लगे। अब दोस्तों ये B2C साथ में काम कर रहे थे, मतलब ये डायरेक्ट स्टोर से उठा के कस्टमर तक डिलीवरी कर रहे थे। लेकिन इनको एक और आइडिया आया कि जो इंडिया में काम करते वक्त इन्होंने देखा कि जितने छोटे छोटे शॉप्स हैं उनके तक मैन्युफैक्चरर से सामान आने में उन्हें बहुत महंगा पड़ जाता है, मतलब बीच में बहुत सारे कमीशन निकल जाते हैं, जिससे कि स्टोर छोटे दुकानदार को काफी कम प्रॉफिट होता है। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना यहाँ पे एक ऐप से लिंक किया जाए सब कुछ, ताकि डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से एक छोटा दुकानदार भी अपना सामान मंगा सके। इससे एक छोटे दुकानदार को तो काफी फायदा होगा ही, साथ में मैन्युफैक्चरर को भी फायदा होगा कि वो अपने आप को छोटे छोटे जगहों पे भी एक्सपेंड कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे इनका पूरा प्लान ये था कि एक ऐप के थ्रू मतलब बड़ी बड़ी कंपनियां जो मैन्युफैक्चरिंग करती हैं वो छोटे दुकानदारों को डायरेक्ट सेलिंग कर सकें और लॉजिस्टिक का काम ये प्रोवाइड करते हैं। तो कुछ ऐसा इनका प्लानिंग था और इस पे इन्होंने वर्क करना चालू किया। और इसके बाद दोस्तों इन्होंने टेक्टोन वेंचर और जापान की शुगाशिदा पार्टनर से इन्होंने करीब $5 लाख की फंडिंग उठाई। मतलब अगर हम इसको रुपीस में कन्वर्ट करें तो करीब 3.5 करोड़ के आसपास की इनकी फंडिंग थी। अब दोस्तों इनके ऑर्डर बढ़ते जा रहे थे, इनके ऑर्डर पर डे बढ़ के 700 हो गए और इनका जो ऐप था B2C वाला एक चल रहा था और एक B2B पे ये काम कर रहे थे। मतलब एक डायरेक्ट कस्टमर के साथ ये जुड़े हुए थे और एक ये मैन्युफैक्चरर और रिटेलर को जोड़ रहे थे। अब ये डबल साइडेड काम कर रहे थे। अब दोस्तों इसके बाद इन्होंने अपना फंडिंग अगला लेने का सोचा और उसके बाद ये अपने आप को एक्सपेंड करते जा रहे थे। इनका जो मेन रेवेन्यू का सोर्स था वो गुड़गांव और चंडीगढ़ से आ रहा था। ये दोनों पॉश एरियाज हैं जहां पे जो मेट्रो सिटीज है और यहाँ पे लोग बहुत ज्यादा बाइंग करते हैं ऑनलाइन, तो यहीं से इनको सबसे ज्यादा सेल आया कर रही थी। अगला ये फंडिंग उठाने जा रहे थे, एक और जापान की कंपनी थी जिससे करीब $2.5 मिलियन की इनको फंडिंग उठाई थी। और इसके बाद इनका टारगेट था कि 2016 के अंत तक ये करीब इंडिया के 25 सिटीज में एक्सपेंड कर जाएं। लेकिन कुछ ऐसा हुआ जिस वजह से इनको वो फंडिंग नहीं मिल पाई। अब यहाँ पे इनका कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट बहुत ज्यादा आता जा रहा था, मतलब एक कस्टमर को तक पहुंचने में, उसे अपना रेगुलर कस्टमर बनाने में जो कॉस्ट आता है उसे कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट कहते हैं। तो अब वो उनका पर कस्टमर काफी ज्यादा आता जा रहा था। तो इन्होंने सोच के रखा था कि हमें अगली फंडिंग मिल जाएगी, बट और इनका ऐसा भी टारगेट था, इनका एक्सपेक्टेशन था कि अगले 6 महीने में अगर इनको फंडिंग मिल गई होती तो ये पूरी तरह से ब्रेक इवन पे आ जाएंगे, मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस पे। बट इनको फंडिंग वो नहीं मिल पाई। इसके बाद इन्होंने अपना B2C का मॉडल क्लोज कर दिया और ये पूरी तरह से फिर B2B काम करने लगे, मतलब मैन्युफैक्चरर को और ये रिटेलर को ये जोड़ने लगे। दोस्तों मार्केट में र्यूमर्स इसके बाद पड़ा कि ये कंपनी लेजी लैड बंद हो गई है, बट इन्होंने बाद में अनाउंस किया कि अब हम अपने आप को पिवोट करके
पूरा B2B मॉडल पे काम करने वाले हैं। बट अगर हम आज देखते हैं इनके वेबसाइट के बारे में तो इस पर कोई इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। इनकी वेबसाइट भी आप चेक करेंगे तो नहीं मिल सकती है। हमने इन कंपनी को के फाउंडर्स को भी कॉल किया बट वो भी कॉल नहीं लगा। तो आई थिंक इनका ये B2B मॉडल भी बंद हो चुका है आज से 3-4 साल पहले, क्योंकि हमें उससे रिलेटेड भी कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिला। तो आई थिंक ये B2B में जब गए होंगे तो भी उसमें भी ये बीच में प्रॉफिट नहीं ज्यादा बना पा रहे होंगे, क्योंकि उसमें ऑपरेट करने का कॉस्ट थोड़ा हाई हो जाता है। तो ये एक बड़ा रीजन रहा होगा जिससे ये स्टार्टअप फिर आगे बंद हो गया। अब अगर हम इनके बारे में बात करें कि ये स्टार्टअप क्यों क्लोज हुआ, तो सबसे उसके पीछे कुछ इंपॉर्टेंट रीजंस हैं। सबसे पहला चीज दोस्तों, उस समय का अगर हम इंडिया में बात करें तो कंपनियों को ग्रो करने के लिए बहुत टाइम लग रहा था। आप अगर देखेंगे कि मैंने पहले बताया कि इन्हें गुड़गांव और चंडीगढ़ से ज्यादा ऑर्डर आ रहे थे, क्योंकि वहां पे कस्टमर को ज्यादा समझ थी ऑनलाइन खरीदने की उस समय 2015 से 16 के बीच में, और वहीं से इनको ऑर्डर आ रहे थे। लेकिन ये अपने आप को बाकी शहरों में भी एक्सपेंड करना चाह रहे थे। मतलब अब मैंने जैसे कि बताया जीरकपुर हो गया और गुड़गांव के आसपास के एरिया गाजियाबाद वगैरह हो गए, तो अब वहां पे बाइंग उतनी नहीं थी। तो अब वहां के कस्टमर को आपको एक्वायर करना है तो आपको हर कस्टमर पे ज्यादा कॉस्ट लगाना पड़ेगा। मतलब आपको कस्टमर के सामने ज्यादा मार्केटिंग करनी पड़ेगी, ज्यादा एडवर्टाइजिंग करनी पड़ेगी, ज्यादा डिस्काउंट देना पड़ेगा। तो अब उन डिस्काउंट्स की वजह से इनके कैश खत्म होते गए। इनका जो वहां पे विजन होना चाहिए था कि अगर इनको 2 सिटी से अच्छे ऑर्डर्स आ रहे हैं तो इनको 2 ही जगह कंसंट्रेट करना चाहिए था, बाकी जगह थोड़ा टाइम और वेट करना चाहिए था। जब वहां पे इन 2 जगहों से अगर ये ब्रेक इवन पे आ जाते तब ये एक्सपेंड करते। तो ये एक इनसे मेरे हिसाब से थोड़ी गलती हुई। दोस्तों इनका जो B2B में पूरा रेवेन्यू मॉडल था वो ये था कि मैन्युफैक्चरर से लेकर रिटेलर के बीच में रिटेलर को 20 से 25% मिलता और इनको 10 से 15% मिलता, जो कि पूरा ऑपरेशन कॉस्ट और लॉजिस्टिक्स वगैरह के बाद उतना ज्यादा इनको प्रॉफिटेबल नहीं हो सकता था, क्योंकि ये इतने बड़े लेवल पे अपना लॉजिस्टिक ऑपरेशन नहीं चला रहे थे। ये बहुत छोटे लेवल पे थे और इनके पास इतनी फंडिंग नहीं थी। जैसे कि आज के डेट में हम बात करें, जितनी बड़ी कंपनियां हैं उनके पास अच्छे खासे, जो लॉजिस्टिक की बड़ी कंपनियां उनके पास अच्छे खासे इन्वेस्टमेंट पड़े हुए हैं ताकि वो अपना ऑपरेशन लार्ज स्केल पे चला सकते हैं, तभी लॉजिस्टिक कंपनियां प्रॉफिटेबल हो सकती हैं। और इनका ऑपरेशन थोड़ा छोटा था, इनके पास फंडिंग बहुत ज्यादा नहीं थी, तो इस वजह से शायद इनका B2B भी नहीं चला। और अगर हम B2C की यहाँ पे बात करें तो इनका जो कस्टमर एक्विजिशन पे ये ज्यादा चले गए। जैसे हमने बाकी पेपर टैप के बारे में बात किया, लोकल बनिया के बारे में बात किया, तो ये लोग कस्टमर एक्विजिशन पे फोकस कर रहे थे। इनको लग रहा था कि उस समय इतने बड़े प्लेयर्स नहीं थे, तो सबको कंपनीज को लग रहा था कि हम ही टॉप प्लेयर्स बन जाए अगले 2-3 साल में। तो ज्यादा बड़ी छलांग लगाना भी थोड़ा सा स्टार्टअप में दिक्कत की चीज है। और सबसे बड़ा एक अगर मैं रीजन बात करूं तो इनकी किस्मत भी खराब थी। ऐसा मैंने एक और स्टार्टअप के लिए बोला है, क्योंकि 2016 के एंड से 17 के बीच में बहुत से इंडिया में स्टार्टअप फेल हुए थे। तो एक ऐसा एनवायरनमेंट बन गया था कि जो वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं और इन्वेस्टर्स होते हैं वो स्टार्टअप को फंडिंग नहीं कर रहे थे उस समय। तो ये थोड़ा सा गलत टाइम पे इनको फंडिंग की जरूरत थी और वहां पे इनको फंडिंग नहीं मिल पाई। तो ये कुछ ऐसे रीजन थे जिसकी वजह से ये स्टार्टअप नहीं चल पाया। दोस्तों जो हमारे पास डेटा इनका लास्ट अवेलेबल है, तो इन्होंने करीब 14,000 रिटेलर्स को अपने साथ जोड़ लिया था। इन्होंने करीब 1 लाख इनके ऐप के डाउनलोड हो चुके थे। इनके पास 20,000 से ज्यादा यूनिक कस्टमर थे। इनके पास 1 लाख से ज्यादा ट्रांजैक्शन हो चुकी थी। मतलब ये स्टार्टअप कुछ छोटा काम नहीं कर रहा था, ये स्टार्टअप बड़ा ग्रो होता जा रहा था। बट ज्यादा जल्दी एक्सपेंशन के चक्कर में ये स्टार्टअप नहीं सफर कर पाया मार्केट में, ये मार्केट में चल नहीं पाया। अगर ये कुछ टाइम वेट करते, अपने आप को गुड़गांव और चंडीगढ़ में कंसंट्रेटेड रखते और इसके बाद ये कोई एक और बड़ी सिटी जाते, बेंगलोर जाते या पुणे जाते या मुंबई जाते, तब इनका चांसेस थोड़ा ज्यादा हो सकता था। तो दोस्तों यही था लेजी लैड का बिजनेस मॉडल। इनके बारे में बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन हम नहीं कलेक्ट कर पाए, बट इनका ये एक कंपनी थी जो दोनों मॉडल पे काम कर रही थी, तो इनके बारे में भी बताना आपको बहुत जरूरी था। ये कुछ अलग तरीके से काम ये जरूर कर रहे थे। तो यही था दोस्तों आज का वीडियो। आप वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा। आप कमेंट में लिख के जरूर बताइए अगर आपने लेजी लैड से कभी बाइंग करी है, तो आप जरूर कमेंट में बताइए कि आपका बाइंग का एक्सपीरियंस